जी, तो एक एक बात ध्यान रखिएगा, आपने लगा के रखा हुआ स्मॉल कैप और मिड कैप में, लेकिन ज़्यादातर निवेशक क्या करते हैं कि वो निफ्टी 50 को देखते हैं और उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज़ ही रहते हैं, जबकि मिड कैप में 101 के बस से 250 वाले मार्केट कैप वाले और स्मॉल कैप में 250 से लेकर के नीचे वाले जितने भी मार्केट कैप हैं, वो स्टॉक्स रहते हैं। इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस कैटेगरी में आपने लगाया है उस इंडेक्स को आप देख रहे हो या फिर ब्रॉडर मार्केट को देख करके उसके हिसाब से अपना आप अंदाज लगा रहे हो। ये एक बात बहुत ही ध्यान होना चाहिए, आप अपना पोर्टफोलियो चेक कीजिए और पता कीजिए कि उसमें कैसे फंड्स अवेलेबल हैं। हमारे हिसाब से जो रैंक एमएफ का जो रिसर्च इंजन है उसके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स को इस समय स्मॉल कैप में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न्स बहुत ही बुरे हैं। यानी कि जो 9 साल पहले जो अभी इंडेक्स का वैल्यू था स्मॉल कैप में, वो वैल्यू आज दिख रहा है। सिमिलरली मिड कैप में भी दो तीन स्कीम्स छोड़ कर करके काफी अच्छे स्कीम्स नहीं रहे हैं। तो आपसे ये सुझाव रहेगा कि अगर आपके खासकर स्मॉल कैप से आप पूरा का पूरा निकल जाएं और किसी अच्छे मल्टी कैप या फिर लार्ज कैप में लगा दें। और मिड कैप को आप चेक करें कि आपका जो मिड कैप का फंड है वो उसका क्वालिटी कैसा है। उसमें तीन चार फंड ऐसे हैं जो जिसके क्वालिटी अच्छे हैं, और वो फंड्स आपके पास है तो उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो, अदरवाइज उसको भी एग्जिट करके आप मल्टी कैप लार्ज कैप में आप आ सकते हो। कुमार साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि बिल्कुल राय जो है आपने मांगी नहीं, लेकिन ये जो आप लेवल्स सुन रहे हैं 4,500 या 5,000 निफ्टी पर, अक्सर ये डराने वाले लेवल्स होते हैं। और बुरा समय ज़रूर चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि धरती ख़त्म हो रही है और निफ्टी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के आंकड़े शायद आपको ना आते हुए दिखें, तो आप घबराएं ना और जल्दी में किसी भी तरीके का कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आपके पोर्टफोलियो को नुकसान हो। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अगले कॉलर हैं मिलन चौधरी। आप कलकत्ता से जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और डिविडेंड पे आउट स्कीम में इन्होंने लगभग कुछ पैसा लगाया था। और अब वो प्रश्न आप खुद पूछिए मिलन चौधरी जी। हेलो। हेलो, बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। मैंने 20 लाख करीब आपका डेट एंड इक्विटी फंड में किए थे। 12 लाख किए थे ICICI प्रूडेंशियल डेट एंड इक्विटी में, और 8 लाख किए थे UTI डेट एंड इक्विटी बैलेंस फंड में, जो कि आपको मंथली हमको डिविडेंड मिलता था करीब 14,000 के हिसाब से। अभी तो उसका तो आपका बहुत ही घट गया है, बैलेंस बहुत घट गया है और डिविडेंड भी नहीं मिल रहा है लास्ट 2 मंथ। क्या करें? सर, जो आपका भी जो पोर्टफोलियो आपने लिया है वो दोनों पोर्टफोलियो जो है वो हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड है। रिटायरमेंट के बाद इस टाइप के फंड्स में लगाना सही नहीं होता। तो जो आपको जो सलाह ये होगी कि आप SWP करें और डेट फंड में ये पैसा लगा दें। और ये डेट फंड जो हैं वो भी हाई क्वालिटी कैटेगरी वाले, जैसे कि बैंकिंग PSU या फिर कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या फिर गिल्ड फंड। तो 3 ऐसे फंड हैं जहां पर कि आप ये पैसा को लगा सकते हो, फिर वहां से आप SWP कर सकते हो। जो भी आपका 15,000 रुपए का जो आपका खर्चे के लिए चाहिए होगा, वहां से वो पैसा निकलते जाएगा। वो स्कीम्स ऐसे ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और SBI मैग्नम गिल्ड फंड। ये ऐसे फंड है जहाँ डेट है, जहाँ पे क्वालिटी अच्छा है, और इससे होगा ये कि SW करके आपको अनिश्चितता नहीं रहेगा कि आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। और एक बात आप ध्यान रखो, जो भी डिविडेंड पे आउट स्कीम्स होते हैं उसमें डिविडेंड तभी मिलता है जब फंड के पास सरप्लस मनी होता है। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो कैश है, जो सरप्लस है, वो काफी ड्राई अप हो गया, इसलिए काफी इसके ऐसे स्कीम्स होंगे जो मंथली डिविडेंड जो पे आउट है वो नहीं कर रहे होंगे। तो उससे बेटर ये है कि आप अच्छे डेट फंड में लगा कर करके और SWP कर लें। चलिए चौधरी साहब, आपको अपने स्कीम्स का फेरबदल करना पड़ेगा। और ये प्रश्न हमारे पास बहुत बार आया है कि मंथली डिविडेंड नहीं आया क्योंकि कोविड की वजह से बॉन्ड मार्केट्स जो थे वो लिक्विडिटी की ड्राई अप आपको होती हुई दिखी है। तो ये एक सब दर्शकों के लिए और ख़ासकर उन रिटायर्ड लोगों के लिए राय है
कि आप परेशान ना हो। जब वापस लिक्विडिटी आएगी और आपको सरप्लस आता हुआ दिखेगा म्यूचुअल फंड कॉर्पस में, तभी आपको डिविडेंड बढ़ता हुआ मिलेगा। ये एक यूनिक सिचुएशन है जिसके दौरान से बाजार गुजर रहा है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये आपको जल्दी ख़त्म होती हुई दिखेगी। चलिए, अब हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है, ये दिल्ली से ही सौरभ जी ने लिखा है और प्रश्न काफ़ी बार हमारे पास आया है। ओमकेश्वर जी वो जानना चाह रहे हैं कि ये क्या सही समय है कि गोल्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया जाए लंबी अवधि के लिए, और अगर ये सही समय है तो कोई आप फंड का नाम या एएमसी का नाम सजेस्ट करें जहां पर ये निवेश किया जा सके। जी, गोल्ड फंड जो है, गोल्ड जो है करीब 53% लास्ट 1 ईयर में ऑलरेडी बढ़ चुका है और इस समय वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, तो समय उतना सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा पोर्टफोलियो आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें कि आपको 10-15% आपको गोल्ड रखना है, इन दैट केस आपके पास गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है। लेकिन गोल्ड फंड से भी बेटर ऑप्शंस ये रहेंगे कि आप या तो आप एसजीबी के थ्रू कर ले या गोल्ड ईटीएफ के थ्रू कर ले, क्योंकि वहां पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो काफी कम रहता है, तो उससे आपका जो वैल्यू रहेगा वो बेटर रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप गोल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दो जो फंड ऐसे हैं जो जिसमें आप देख सकते हैं। एक आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड फंड है और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड है जो फंड ऑफ फंड है। तो दो ऐसे म्यूचुअल फंड है जिसको आप थ्रू म्यूचुअल फंड आप कर सकते हैं। अदरवाइज एडवाइस तो आपको यही रहेगा कि आप एसजीबी के थ्रू कर ले क्योंकि उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, या फिर गोल्ड ईटीएफ के थ्रू करें क्योंकि उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, मतलब कि वो ट्रेडिंग होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है, तो वो ज्यादा बेटर कॉस्ट इफेक्टिव है। ओमकेश्वर साहब, ज़रा ये सजेस्ट कीजिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स के और डेट के और इक्विटी में किस हिसाब से आपको प्रोपोर्शन रखना चाहिए, कितना इक्विटी, कितना फिक्स्ड इनकम और कितना गोल्ड आजकल की समस्या को देखते हुए आप सजेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले 1 या 2 साल ग्लोबल इकोनॉमी के लिए शायद कठिन हो सकते हैं। जी, तो अभी अगर आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए, करीब 20 से 30% अभी आप कैश रखो, क्योंकि ये जो कैश है वो आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि हर महीने स्टैगर कर करके आप वो इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे क्वालिटी फंड्स में। उसके अलावा आप अराउंड 35 to 40% इक्विटी में रख सकते हो, अराउंड 35-45% आप डेट में रख सकते हो और करीब 15 से 20% आप गोल्ड में रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अगर आप करते हो तो उससे क्या होगा कि जो आपका एसेट एलोकेशन है वो डाइवर्सिफाइड रहेगा। सिमिलरली अगर आपके पास लिक्विडिटी रहेगा तो जो अभी बार्गेन बाई है, यानी कि ये हमको बाद में पता चलेगा कि ऐसा जो मार्केट आता है वो या तो डिकेड में एक बार आता है या फिर ये कोविड तो ऐसा है कि शायद सेंचुरी में एक बार ऐसा मार्केट आएगा। तो इस समय बार्गेन बाई काफी अच्छा अवेलेबल है, यानी कि अच्छे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि काफी कम एनएवी, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम वैल्यू पे मिल रहे हैं, तो उसमें हम पैसा लगा सकते हैं और हमारे पास कैश रहेगा तो। और वो कैश हम एक बार ना लगा करके मंथली स्मार्ट एसआईपी या फिर एसआईपी के थ्रू लगाएं। चलिए, ये राय आपको मिल रही है पोर्टफोलियो एलोकेशन पर भी। सौरभ जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अपने इस जवाब से खुशी मिली होगी। नारायण शिरोम हिरेकर साहब अकोला से जुड़े हुए हैं। नारायण जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। आपको पेंशन की फैसिलिटी चाहिए है और आपके पास कुछ कॉर्पस है और आपके कुछ महीने के खर्चे हैं। ओमकेश्वर जी से अपना प्रश्न पूछिए। मेरे ख्याल से हम नारायण जी को दोबारा जोड़ेंगे। काफ़ी उनका अच्छा प्रश्न है और उनका इन्वेस्टेबल कॉर्पस ओमकार जी 10 लाख रुपए है और वो चाहते हैं कि वो करीब 18 से 20 हज़ार रुपये महीना अपने व्यक्तिगत एक्सपेंसेस के लिए एक डेट फंड में लगाएं। आप कुछ राय दे पाएं इन नामों पर? जी, ये सही रहेगा। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिविडेंड पे आउट तो काफी अनसर्टेन है और महीने के लिए अगर आपको खर्चा चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन जो होता है कि डेट फंड में लगा करके आप एसडब्ल्यूपी कर लो। तो ये चाहे तो कुछ अच्छे डेट फंड्स हैं जो कि क्वालिटी वाइज काफी अच्छे हैं, जैसे कि एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड या फिर आदित्य बिरला लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। तो इसमें वो पैसा लगा करके फिर वो एक एसडब्ल्यूपी चालू कर सकते हैं। ऐसा करने से करीब उनका 5.5 से 6 साल तक उनको ये 18 से 19 हजार हम एवरेज लेते हैं,
तो 19,000 रुपया वो उनको करीब 5.5 से 6 साल तक उनको हर महीने मिलेगा। जी, नारायण साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिरेकर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। माफ़ कीजिए, पहले लाइन कट गई थी। ओमकेश्वर जी ने आपका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बताइए, ये जो 10 लाख रुपए आपने निवेश के लिए अलग रखे हैं, क्या ये आपका टोटल कॉर्पस है या ये उस कॉर्पस का हिस्सा है जो आप डेट म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहते हैं? ओमकेश्वर जी ने आपका बड़ा अच्छा जवाब दिया है। बताइए, ये जो 10 लाख रुपए आपने निवेश के लिए अलग रखे हैं, क्या ये आपका टोटल कॉर्पस है या ये उस कॉर्पस का हिस्सा है जो आप डेट म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं? और नहीं, ये अलग से रखे हैं। चलिए, मेरे ख्याल से आज ज़रा लिंक वाकई ख़राब है दूरसंचार का, तो हम कोशिश करेंगे कि नारायण जी हमारे साथ दोबारा जुड़ें। चलिए, मेरे ख्याल से अब किरण कुमार सोनी साहब अहमदाबाद से जुड़ चुके हैं। डायरेक्टर साहब, अच्छा, सोनी साहब स्वागत है अहमदाबाद से। पहले तो बताइए क्या हालचाल है आपके शहर में, और फिर अपना प्रश्न पूछिए ओमकेश्वर साहब से। आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आप चाहते हैं कि उनका क्वालिटी चेक हो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि मेरा फ्रैंकलिन इंडिया लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्टमेंट है और अभी ये फंड ब्लॉक हो गया है, बराबर। और दूसरा कि मेरा इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड में भी है और एक HDFC लो ड्यूरेशन फंड में भी है। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये फ्रैंकलिन में ऐसा हुआ तो फिर मुझे ICICI का जो फंड है और HDFC का जो फंड है, ये दोनों में से विड्रॉ कर देना चाहिए पैसा। तो ओमकेश्वर जी, 18 लाख रुपया लगा हुआ है किरण कुमार सोनी साहब का। बताइए, क्या ये फंड्स ठीक है? जी, फ्रैंकलिन इंडिया तो ऑलरेडी वाइंड अप हो गया है। ICICI प्रूडेंशियल ये ब्लैंकेट विड्रॉवल कभी भी ऑप्शन अच्छा नहीं होता है। तो ये ICICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क फंड है जो हमारे हिसाब से अभी 2 स्टार रेटेड फंड है, तो वहां से उनको पैसा निकाल लेना चाहिए। लेकिन HDFC लो ड्यूरेशन जो फंड है वो अच्छा 5 स्टार फंड है, तो उसमें वो पैसा लगा के रख सकते हैं। और उनको जो ऑप्शन अवेलेबल है वो क्रेडिट रिस्क से निकाल करके वो ICICI के ही स्विच कर सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल बैंकिंग एंड PSU फंड में, जो कि एक अच्छा फंड है। तो इस समय क्रेडिट रिस्क फंड में रहना समझदारी की बात नहीं है। चलिए, ये राय आपको मिल रही है सोनी साहब। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद ओमकेश्वर साहब बिल्कुल जुड़े रहिए। लगभग 6 सवाल और हैं और मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आपके लिए सवाल आ रहे हैं। देखिए, सिंगापुर से लिख रहे हैं दीपक जी, शिमला से राहुल शर्मा साहब, और गौरव नरेश अग्रवाल साहब भोपाल से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद एक से एक बेहतरीन आपको जवाब मिल रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड क्वेरीज के साथ। जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी एडवाइस मिलती है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज़ के लिए, चाहे वो इक्विटी हो या मंथली इनकम स्कीम्स के लिए हो। थोड़ी देर में हम लोग वापस आते हैं, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।